अंतिम लक्ष्य एक ही, और वो क्या कि अगला जून जुलाई तक आते आते एसबीआई हमें 40 से 45 हजार रुपए हमारे खाते में डालने लग जाए। यही सत्य है। नौकरी लगने के साथ जो सबसे सही बात होती है वो क्या, हम उन 45 के पीछे 3 जीरो की उम्मीद लगाए रखते हैं जो हमारे पास आने लगेंगे, और फिर वो खर्च करने का मन कम करेगा। अपना पैसा कमाया हुआ आदमी इतना आसानी से खर्च करता नहीं है। कुछ लोग YouTube के लेक्चर्स फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त आके बोल रहे हैं वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पर किसी के पढ़ाने से अगर आपका काम बन जाए, जैसे मेरे भी पढ़ाए हुए आज कम से कम 3-4 हजार बच्चे तो नौकरी कर रहे हैं, अगर मेरे पढ़ाने से कोई सेलेक्ट हो जाता हो तो मैं तो सुबह से बैठूं, इतने सारे बैचेज ही ना बनाऊं, सबको बोलूं सब बैठो, पढ़ाता रहूं 7-8 घंटे, तुम लोग आराम से पढ़ा सकते हैं। और उससे रिजल्ट आते नहीं है, रिजल्ट एक ही तरीके से आते हैं, और वो क्या, आपके पढ़ने से। आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, एक कैंडिडेट ऐसा है जो 100 में से 70 नंबर ला रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है 40 से 45 वाली है। अब 45 से ऑल ऑफ अ सडन 70 आएंगे नहीं, ऑल ऑफ अ सडन 70 आने वाले नहीं है, लेकिन आप ये तो कोशिश कर सकते हैं कि पिछली बार मेरा 25 का गैप था, तो अब की बार मैं कोशिश करूं क्या, ये गैप थोड़ा सा कम कर पाऊं। बोले मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्या तरीका है वो जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊं, फिर से आंखें बंद कर ली, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने करा था। एक ही रास्ता है, उसने पूछा क्या, मैंने कहा मेहनत कर। चलिए बात करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर प्लानिंग। ये प्लानिंग में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ कैन वी गो देयर। हाउ कैन वी गो देयर आपका एक्शन प्लान बताता है। वेयर वी आर मतलब आपकी प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है, आपने अगर पहले से कुछ चीजें पढ़ रखी हैं तो आप एक अलग सिचुएशन में होंगे। आपने अगर पहले पढ़ने के साथ साथ कुछ मॉक टेस्ट दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्स दे रखी हैं, तो आपकी सिचुएशंस बाकी कैंडिडेट से थोड़ी अलग हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो पहले इंटरव्यू वगैरह भी दे चुके हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो में है। तो वेयर वी आर वाली जो बात है वो सबके लिए एक जैसी है नहीं, आपको इंडिविजुअली अपनी सिचुएशन आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली उसको प्लान करना पड़ेगा। वेयर वी वांट टू गो, ये तो हम सबको बहुत क्लियर है, अंतिम लक्ष्य एक ही, और वो क्या कि अगला जून जुलाई तक आते आते एसबीआई हमें 40 से 45 हजार रुपए हमारे खाते में डालने लग जाए। यही सत्य है। नौकरी लगने के साथ जो सबसे सही बात होती है वो क्या, हम उन 45 के पीछे 3 जीरो की उम्मीद लगाए रखते हैं जो हमारे पास आने लगेंगे, और फिर वो खर्च करने का मन कम करेगा। अपना पैसा कमाया हुआ आदमी इतना आसानी से खर्च करता नहीं है। तो जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है ना बड़ी बड़ी कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वो अपने आप थोड़ी सी कम होने लगेगी। एंड द लास्ट पॉइंट, हाउ कैन वी गो देयर, हमें वहां जाना कैसे। ठीक, इन सब चीजों पे बात करते हैं। प्लानिंग के बाद आपका जो प्लानिंग है हम लोग अभी करेंगे, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ कर लूं। यही एक डेस्टिनेशन दिख रही है जो कि बहुत दूर है ना, और जो बहुत दूर डेस्टिनेशन है वो है हमारी एसबीआई क्लर्क। अब देखिए होता क्या है, मंजिल एक होती है और रास्ते बहुत सारे नहीं, रास्ते कुछ एक होते हैं। मंजिल एक होती है, रास्ते कुछ एक होते हैं, और उस पर चलने का जो तरीका होता है वो अनेक होते हैं। रास्ते कुछ एक ही होते हैं और चलने का तरीका जो है वो अनेक होते हैं। अब देखिए वही बात हर बार घूम फिर के वहीं आ रही है, आप सब अलग अलग सिचुएशन में हैं। आप अगर आपकी तैयारी मतलब कुछ ऐसी है, लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं 100 किलोमीटर मुझे जाना है, मेरी गाड़ी चलती है 40 की रफ्तार से, तो मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 100 किलोमीटर जाना है, मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो मेरी गाड़ी की रफ्तार 50 है, मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो कोई एस्पिरेंट ऐसा भी होगा जिसकी रफ्तार 10 ही होगी, तो उसको 10 घंटे लगेंगे। इसलिए स्ट्रैटेजी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, चलने का तरीका भी सबका एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ लोग लड़खड़ाएंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के लड़खड़ाएंगे भी, और जो ज्यादा तेज भागेंगे उनके लड़खड़ाने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। भाई ज्यादा तेज चलने में संभावना बनी रहती है ना कि एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए आपको ना प्रॉपर प्लान आउट करना होता है। आपको
आगे चल के मैं बता दूंगा कि आपको बचा हुआ जो टाइम है उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी सिचुएशंस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका जो चलने का स्टाइल है या आपकी जो दूरी है, उस दूरी पर मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं कितना स्पीड से चल सकता हूँ। देखिए अपने ना साथी से किसी भी ऐसे कैंडिडेट के साथ कंपेयर मत कीजिए जो आपसे पहले से पढ़ रहा है, जिसकी तैयारी आपसे बेटर है। साथ ही साथ उसको कभी मत देखिए जिसकी तैयारी आपसे कमजोर है। ऊपर वाले को देखिए पर उससे अपना कंपैरिजन मत कीजिए। आपको क्या करना है, उससे सीखना है। वो आपके लिए एक बेंचमार्क का काम करता है। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करना है, उसकी और आपकी जो डिस्टेंस है उसको कम करने की कोशिश करना है। ये कैसे, लेट से आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, एक कैंडिडेट ऐसा है जो 100 में से 70 नंबर ला रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है 40 से 45 वाली है। अब 45 से ऑल ऑफ अ सडन 70 आएंगे नहीं, ऑल ऑफ अ सडन 70 आने वाले नहीं है। लेकिन आप ये तो कोशिश कर सकते हैं कि पिछली बार मेरा 25 का गैप था, तो अब की बार मैं कोशिश करूं क्या, ये गैप थोड़ा सा कम कर पाऊं। फिर आप कितना भी कम कर पाए, चाहे वो 2 नंबर का गैप कम कर पाए, 1 नंबर का कम कर पाए, 3 नंबर का कम कर पाए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी तरफ बढ़ना चालू करें। अब उसको मत देख लेना कि आप 45 लाते हैं 15 लाते हैं, आपको लगे 15 ला रहा है, मेरा 30 नंबर का गैप, चलो इसकी और बढ़ चलता हूं मैं, है ना, उसकी और नहीं जाना। क्योंकि जो नीचे 15 वाला है ना, अगर उसने यही बात आइडेंटिफाई कर ली और वो इस तरह से चलता रहा तो डेफिनेटली वो एक दिन आपको तो क्रॉस कर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर चीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सब्जेक्ट हमारा होता है मैथमेटिक्स, ऑलवेज द कोर, जिसके साथ हम लोग कंफर्टेबल रहते भी। एक बड़ी संख्या इसके साथ कंफर्टेबल रहती है और कुछ लोगों का पता नहीं किस बात की दुश्मनी होती है मैथमेटिक्स से। देखिए सिलेबस बड़ा है, मैंने आपके लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और वो पार्ट्स हैं हमारे कॉमनली नोन जो सबके साथ होते हैं, स्पीड मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये कॉमनली नोन है। मैंने इसमें एक बात और एड ऑन करी है, वैदिक मैथ। आपको कंपल्सरीली रेगुलर बेसिस पे वैदिक मैथ को सॉल्व करना ही है। बाय द टाइम आई वाज गिविंग माय पेपर, मैं जब अपने पेपर दे रहा था, मैं जब तैयारी करता था, तो मेरी प्रिपरेशन का एक जरूरी हिस्सा होता था वैदिक मैथ को सॉल्व करना। अब वैदिक मैथ्स में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड कर लेनी चाहिए, आपको मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए रेगुलर। कितना मल्टीप्लीकेशन, आपको दिन भर में 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने ही चाहिए, बिना किसी टॉपिक पे जाए। जैसे 2 डिजिट्स में 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट्स में 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स में 3 डिजिट्स का। इसके तरीके मैंने क्लासरूम में आप लोगों को सिखाई हैं, और अगर कोई किसी वजह से नहीं सीख पाया या भूल गया है तो यूट्यूब पे उसका पूरा की पूरा एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। साथ ही साथ एक ही बड़ा वीडियो डाल रखा है जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे तरीके जो आपके काम में आ सकते हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। क्योंकि बेटा ये क्या होता है, ये ना आपको कॉन्फिडेंस देता है। वैदिक मैथमेटिक्स आपको कॉन्फिडेंस देता है। एक क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, स्पेशली अरिथमेटिक में और डाटा इंटरप्रिटेशन में। जिसमें पहला होता है लैंग्वेज को समझना, उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझ के आप कहां लेकर आते हैं, इक्वेशन फॉर्म करने लगते हैं। और इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए आपको जरूरत पड़ती है कॉन्सेप्ट्स की। सारे कॉन्सेप्ट्स आप नहीं सीख पाएंगे इतने सालों में। अगर मुझे भी ऐसा लगता है कि रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को है, तो आपके पास भी हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। इसलिए इस बात की जिद पकड़ के नहीं बैठना कि सारा आ जाएगा। सारा आज तक कोई नहीं सीख पाया, और आगे भी बड़ा मुश्किल है कि कोई सीख पाएगा, या मैं कह सकता हूं इम्पॉसिबल है कि कोई सब कुछ सीख पाएगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एड ऑन्स हो रहे हैं। लैंग्वेज को आपने पढ़ा, अंडरस्टैंड करा, पहला प्रोसेस आपका क्वेश्चन का हुआ। सेकंड प्रोसेस आया, आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा। अब ये दोनों ही बातें मैक्सिमम कैंडिडेट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो हूं, आपने लिखा होगा ना पढ़ते वक्त साथ में, तो कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन को बहुत जल्दी नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन में जो भी लिखा होता है बहुत जल्दी लिख देते हैं, और मेंस के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये होती है क्या, कि आप उसके लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हो। एक बार अगर इक्वेशन बन जाती है, नीचे डाटा आपका सेटल हो जाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि समस्या है।
और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ समस्या है, वास्तविकता में मैथ्स इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मेन दिक्कत लैंग्वेज है। अगर मैं आपको कहूं 5x प्लस 10 बराबर 20, तो यहां से x की वैल्यू आप में से हर कोई निकाल सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटा ये तो मैथमेटिक्स हो गया, लेकिन जब यही लाइन इस प्रकार से आने लगती है कि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 10 इट विल गिव्स अस 20, तो यहां से दिक्कत होने लगती है। जैसे संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो यहां से समस्या आना स्टार्ट हो जाती है, और फिर जैसे जैसे ये लैंग्वेज टिपिकल होती जाती है, आपकी समस्याएं बढ़ती जाती है। ठीक, वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में। थर्ड पार्ट इज कैलकुलेशन। अब अगर आपका ये वाला एरिया थोड़ा सा वीक है और अगर ये स्ट्रांग है, तो एक बार फिर से आप अपने कॉम्पिटिटर से अपर हैंड गेन कर सकते हैं। क्योंकि जहां तक मैथमेटिक्स की बात है आपके एसबीआई क्लर्क के पेपर में, तो भाई स्पीड मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा है। लगभग लगभग आपका सिंप्लीफिकेशन 12 से 13 नंबर का बनता ही है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक किसी किसी सेट में आईबीपीएस क्लर्क 15 तक पूछ लेता है, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब लोगों को लगता है कि ना सिंप्लीफिकेशन भी मेरा स्पीड से सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके पीछे का जो कारण है वो है वैदिक मैथ्स। गो टू द रूट्स, एकदम रूट्स पर जाओ, रूट्स पकड़ो और वहां से चीजें करते आओ, तो अपने आप आपका सिंप्लीफिकेशन शार्प होने लगेगा। और देखिए एकदम से चमत्कार नहीं होता, बहुत धीरे होता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि 2 दिन 5 दिन में हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको 15 20 दिन 25 दिन लगातार उस पर काम करना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड कि पहले जो चीज 4 मिनट में होती थी, अब शायद 3.5 में हो रही है। फिर ऐसा लगता है यार 3.5 मिनट ही तो है, पर बेटा 30 मिनट बहुत बड़े होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत बड़े होते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं माउस का क्लिक हो जाता तो प्री निकल जाता। अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ, पर हम मान लेते हैं। उसका कहना है कि माउस का क्लिक हो जाता, मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, मैं आंसर नहीं लगा पाया, शायद आंसर लगा दिया होता तो प्री निकल जाता। हो सकता है सच हो, या तो हम ये मान लेते कि ऐसा होता है। इसलिए वैदिक मैथ्स आपको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन, इस प्रकार से 40 से 50 करिए, देन स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट, ये आप रेगुलर सॉल्व कीजिए। इसके बाद कुछ और फंडामेंटल्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन बेटा एलसीएम एचसीएफ, अचानक से सिंप्लीफिकेशन के बीच में एलसीएम का यूज आ जाता है और आप अटक जाते हो या आप टाइम खा जाते हो। एलसीएम एचसीएफ रैंडम नंबर्स के साथ रोज करिए। देन ऐसे ही सर्ड्स एंड इंटाइसेस, घातांक एवं करणी, इसके क्वेश्चन पर नजर बनाए रखिए, है ना। अगर रोज नहीं कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार इनको सॉल्व जरूर कर लीजिए। देन सर्ड्स एंड इंटाइसेस के बाद एलसीएम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सर्ड्स एंड इंटाइसेस हो गया, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे काम रेगुलर करिए। अगर आपको नहीं पता, इनके कॉन्सेप्ट्स कंटेंट नहीं पता, तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, सारा डाल रखा है, बहुत प्रॉपर्ली डाल रखा है। और बेटा यही चीज जो मैंने आपको अभी बताई, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, देन ये कॉन्सेप्ट्स, यही उठ के सारे के सारे आपके सिंप्लीफिकेशन में एज इट इज आते हैं। अब अगर आप सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो क्वेश्चन तो होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात क्वेश्चन में होती नहीं है, लेकिन स्पीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर स्पीड चाहिए, तेज जाना है, तो वैदिक मैथ्स रोज सॉल्व करिए। और देखिए अगर इधर वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना अरिथमेटिक, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है और वेटेज ठीक रखता है। अभी रिसेंट एग्जाम्स में इसका वेटेज वापस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा वेटेज स्पीड मैथ का है, और स्पीड मैथ सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है हमारा वैदिक मैथ। काम करिए वैदिक मैथ पे, अपने आप स्पीड मैथ आपका तेज हो जाएगा। स्पीड मैथ के टॉपिक्स वैसे तो आपको पता होंगे, एक बार और क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम में आने ही आना है। दूसरा, हाँ भाई थोड़ा बोलिए, हाँ, सिंप्लीफिकेशन के साथ अगर आपको अप्रोक्सीमेशन रखना है तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग इसमें को डालते हैं नंबर सीरीज। ठीक, तो ये एरिया हमारे स्पीड मैथ्स के हो सकते हैं। एग्जाम में वेटेज अगर आप पकड़े इनका,
तो 20 मिनिमम, 10 से मतलब 12 से 15, अगर ये 15 आ गया तो फिर ये दोनों मिलाकर 5 ही आएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा और डाटा इंटरप्रिटेशन का सिंगल क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर चीजें बढ़ सकती हैं और हो सकता है 2 DI डाल दे तो फिर ये आपका कम भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 17 से 20 नंबर आपका ये एरिया बनने वाला है ना। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट 17 से 20 नंबर आपका ये बनने वाला है। स्पीड मैथ्स के बाद आपको शिफ्ट करना चाहिए कहाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का ही एक टाइप कैसलेट अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना चाहिए। क्लरिकल एग्जाम के जो कैसलेट होते हैं बहुत डायरेक्ट होते हैं, सारा की सारा डाटा वहां पर लिखा हुआ आता है, आपको बस कैलकुलेशन ही करना होता है। ये क्लोज टू सिंप्लीफिकेशन होता है ना। इसके अलावा अगर कोई चार्ट आ गया तो फिर उसमें बाद में जाइएगा, पहले कैसलेट सॉल्व करिएगा। देन अरिथमेटिक। भाई अरिथमेटिक जो है मैथ्स के नाम पर एक लंबे समय तक लोगों ने जब भी कहा कि तैयारी करनी है तो मैथमेटिक्स के नाम पर वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, मतलब एक ही चीज पढ़ते थे, वो थी अरिथमेटिक। जबकि हम सबको पता है कि अरिथमेटिक का जो वेटेज है वो इतना भी ज्यादा नहीं है। स्पीड मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन लगभग लगभग आपका 22 से 25 नंबर कवर कर देता है। 35 नंबर का आपका प्री का पेपर होगा, 22 से 25 आपका यहां पर कवर होने वाला है, बाकी 10 आपका अरिथमेटिक पे जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ चैप्टर्स में आपको बता रहा हूं जिसपे आप कंपलसरी कमांड कर लीजिए। एज के बाद पार्टनरशिप, 2 क्वेश्चन या फिर मिनिमम 1 क्वेश्चन आपका यहां से आता ही आता है, और जनरली 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल ही जाते हैं। देन इसके बाद एक मेंसुरेशन, भाई क्लर्क का पेपर है, केवल 2D फिगर्स और वो भी छोटे छोटे, वो पढ़ लीजिए। और अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा डीप में जाना, तो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की वैसे जरूरत नहीं है। 2D फिगर्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। गो विद मेंसुरेशन। 3 ही हो गए। अगर और कुछ ना भी करें, अभी तक हमारी जो बात हुई 3 नंबर ये और उधर लगभग 22 से 25 नंबर, बेटा 25 नंबर, 25 की 25 अगर आप सही कर आ जाते हैं तो लगभग आप जो ओवरऑल कट ऑफ है उसके आसपास भी जाने वाले। आगे बढ़ते हैं और अगर चीजें पढ़नी है। इसके बाद देखिए एसटीडी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इनका अपना एक ग्रुप है। अगर पढ़ने बैठे हैं तो तीनों पढ़िएगा और नहीं तो फिर तीनों छोड़िएगा। ऐसा नहीं करना कि मैंने एक पढ़ा एक छोड़ा, एक पढ़ा एक छोड़ा, नहीं। या तो पढ़े, तीनों पढ़े, और अगर ऐसा लगता है कि समय की मारामारी है तो तीनों ना पढ़े। क्या बिना पढ़े इनको मेरा पेपर निकल जाएगा? तो जवाब है हाँ, इसको बिना करे भी आप पेपर कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सही जगह पता होनी चाहिए कि कहां से पेपर बनता है। नेक्स्ट आएगा आपका टाइम एंड वर्क, इसी से मिलता जुलता चेन रूल और पाइप एंड सिस्टम। अगेन सेम कहानी, तीनों का अपना एक ग्रुप है। पढ़ना है तो तीनों पढ़िए और छोड़ना है तो फिर सारा छोड़ दीजिए। और देखो होगा क्या, समय लिमिटेड है। आपको ऐसा लगेगा यार पेपर तो आसान आता है, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, पर बेटा पढ़ना है तो फिर आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी प्री की नहीं कर रहे। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं प्री की तैयारी करने बैठा हूं तो मेंस कभी कन्वर्ट हो नहीं पाएगा, कारण समय बहुत कम है। आपको इतने ही समय में प्री एज वेल एज मेंस दोनों कवर करने हैं। आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं फरवरी में प्री है तो मैं वो पढ़ लूं जो प्री में आता है, तो बेटा फिर मेंस कन्वर्ट हो पाएगा नहीं। जो एकदम फ्रेशर बच्चा है ना, जिसको ऐसा है कि चलो यार अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट ही करा है, मैं एक बार पेपर देख के तो देख लो पेपर में आता कैसे है, उसके लिए ये बात ठीक है ना, पूरा फोकस प्री पे कर ले। लेकिन वो लोग जो थोड़े से अनुभवी हो गए हैं वो अभी से प्री कम मेंस दोनों पढ़ना चालू करें। और मेंस में एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा ये होता है ना, क्वेश्चन का स्तर बढ़ जाता है, तो बस थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए, इतना ही करना है। आगे चलेंगे तो इसी के साथ में एक क्वेश्चन और आपका एड ऑन कर रहा हूं, एवरेज वाला। भाई एक क्वेश्चन आपका एवरेज का भी आने की संभावना है, और अगर एसबीआई क्लर्क का स्पेशली आप लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एवरेज का क्वेश्चन वो पूछता ही है। और इसमें भी पता है उनका फेवरेट कौन सा होता है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, वो वाला क्वेश्चन एसबीआई का फेवरेट है।
तो ये आप अरिथमेटिक में अगर इतना भी पढ़ ली तो आपका काम बन जाएगा। चैप्टर्स अभी और बचे हैं, चैप्टर्स अभी और बचे हैं, पर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम और आप कितना कर सकते हैं या पेपर निकालने के लिए कितना सफिशिएंट था, वो ये सारा। अब बेटा ये सारी चीजें आपसे एक फॉर्मेशन में और पूछी जाती है, जो कि होता है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के जो प्रश्न होते हैं वो बेसिकली इन्हीं चैप्टर्स पे बेस्ड होते हैं, तो यहां से आप डाटा सफिशिएंसी भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो पढ़ने की प्रायोरिटी हमारी सेट हुई, वैदिक मैथ रोज करना है, स्पीड मैथ सेकंड, डाटा इंटरप्रिटेशन थर्ड, और उसके बाद अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में भी ये चैप्टर पहले। इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, और इतना स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। सबसे बड़ा फैला जो सिलेबस होता है जिसको लेकर बच्चा सबसे ज्यादा डरा रहता है वो होता है मैथमेटिक्स, जिसको मैंने कोशिश करी कंपाइल कर दूं, इस तरह से आपके सामने रख दूं जो करा जा सके। सेकंड हम सबका प्यारा रीजनिंग, मतलब सबसे ज्यादा पसंद ही लोगों को ये होता है, एटलीस्ट प्री में तो, एटलीस्ट प्री में तो। देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, पजल, देन सिटिंग अरेंजमेंट, और बचे हुए आपके चैप्टर्स। हर प्रकार की पजल सॉल्व कर लीजिए, रेगुलर अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई कमी तो है नहीं, कंटेंट की कोई कमी है नहीं। लेकिन देखिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको बिखरना नहीं है, आपको अपना कंटेंट अभी डिसाइड करना होगा। आने वाले 1 या 2 दिन में आप अपना कंटेंट डिसाइड कर ले कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से ये चीजें उठानी है, ये मॉक टेस्ट देने हैं, और अकॉर्डिंगली पढ़ना चालू करें। कल से क्या होगा ना, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं कुछ पढ़ रहा था, अचानक से मेरे दोस्त ने बोल दिया कि यार वो ना टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। कुछ लोग YouTube के लेक्चर्स फॉलो करते हैं, मेरे दोस्त ने आके बोल दिया वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। पर किसी के पढ़ाने से अगर आपका काम बन जाए, जैसे मेरे भी पढ़ाए हुए आज कम से कम 3-4 हजार बच्चे तो नौकरी कर रहे हैं, तो मेरे पढ़ाने से कोई सेलेक्ट हो जाता हो तो मैं तो सुबह से बैठूं, इतने सारे बैचेज ही ना बनाऊं, सबको बोलूं सब बैठो पढ़ाता रहूं, 7-8 घंटे तो हम लोग आराम से पढ़ा सकते हैं। और उससे रिजल्ट आते नहीं है, रिजल्ट एक ही तरीके से आते हैं, और वो क्या, आपके पढ़ने से। इसलिए आप अभी डिसाइड करें क्या कंटेंट मुझे पढ़ना है, कौन से टेस्ट देने हैं। अगर आपको लगता है कि किसी के वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने हैं, वो आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो फिर किसी के भी हो सकते हैं, है ना। कभी दोस्त ने बोला कि यार वो ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, किसी ने बोल दिया वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो ऐसा कुछ होता है नहीं। देखिए बैंकिंग एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन रिपीट ना हुआ था, ना हो रहा है, और ना ही होगा, ठीक है। इसलिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली मेंस में। मेंस के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की डिमांड करते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप वो बड़े क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें आप करते हैं वो केवल आपकी एक मेंटल प्रिपरेशन के लिए होती है, कि आपको एक आइडिया लग जाता है चीजें कैसी आ रही है। वापस आ जाते हैं चैप्टर्स की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, इनइक्वालिटीज, सिलॉग, 2 तो ये, लेकिन रिसेंट एग्जाम में ये देखा गया है कि इनका वेटेज कम हो गया है। किसी किसी एग्जाम में तो ऐसा हुआ कि आया ही नहीं, कुछ बच्चे तो बेचारे बाहर आके सिर पटक देते, बोले आए ही नहीं, दोनों ही नहीं आए। और कुछ कुछ ऐसे खुश हो रहे थे, बोले दोनों आ गए। लेकिन एक समय ऐसा था जब 5 ये पक्का थे, है ना। तो आज भी इनके इंपॉर्टेंस से हम लोग मतलब मना नहीं कर सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है। कारण अगर जब आते हैं तो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। आप पेपर देना स्टार्ट करते हैं, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होते हैं। तो ये कुछ वो चैप्टर्स हैं जो आपका समय कम कर देते हैं। ये 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 1 मिनट में हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन बनी हुई आती है। 1 मिनट में मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मैंने देखा है पढ़ते हुए बच्चों को 25 से 30 सेकंड में। प्री के पेपर में कैसे आते हैं, स्टेटमेंट बना बनाया, नीचे 2 कंक्लूजन है क्लर्क में, तो कर देते 25 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। कहां तो आपके पास शुरुआत में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड थे, और कहां आपने ये 5 क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व कर दिए। तो बहुत सारा टाइम बचा लेते ना, वो टाइम हम लोग कहां एम्प्लॉय करेंगे, पजल्स में। आएगा नहीं आएगा हम नहीं जानते, हो सकता है मेरे सेट में ना आए, किसी और के सेट में आ जाए, ये भी हो सकता है किसी और के सेट में ना आए, मेरे सेट में आ जाए।
इनको करिएगा। केवल ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखने, यहाँ पर आपको समय भी बचाना है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं 5 क्वेश्चन 1 मिनट में कर रहा हूं, तो अभी भी आप रेस में प्रॉपर नहीं है, टाइम कम करिए। ये दोनों चैप्टर होते भी इसलिए हैं कि आपका समय कम कर देते। इसी प्रकार से हमारा एक और कोडिंग डिकोडिंग। भाई कोडिंग डिकोडिंग में जो रिपीटेशन वाला होता है, जैसे शी इज गोइंग को लामा पा लिखा गया, राम इज डूइंग इसको कामा सा लिखा गया, ये वाले क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा है। और अगर ये नहीं आता तो उसके अल्टरनेट में आपको मिलती है क्या, सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, या फिर जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन आता है 3 4 5 2 1 7 7 6 3, फर्स्ट को सेकंड से बदल दो, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं। अगेन एक और ऐसी चीज जो आपका समय बचा देगी। देन कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस, जो एक एक नंबर के होते हैं, उनसे आपको शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम खाते हैं। बजाय इन क्वेश्चंस को आप पहले करिए। अब इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, लाइक ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। वैसे तो रीजनिंग सब्जेक्ट इतना छोटा है कि अगर आपने कुछ भी ना पढ़ रखा हो तो 3 महीने 2.5 महीने 2 महीने में पूरा हो जाता है ना, ये पूरा हो जाता है और उसके बाद प्रैक्टिस भी इसकी बढ़िया हो जाती है। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, चीजें आती हैं, तो रिवाइज करते रहिए। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, मैंने आपको पढ़ने की प्रायोरिटी बता दी है ना। पढ़ना तो ये सारा ही है, लेकिन पढ़ने की आप प्रायोरिटी ये रख सकते हैं कि इन प्रायोरिटीज के साथ इनको पढ़ें। ठीक, अब हमारा एक बच रहा है मशीन इनपुट आउटपुट और एक क्रिटिकल रीजनिंग। अगेन जिन लोगों को मेंस क्रैक करना है अभी से करना पड़ेगा, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह अभी से कुछ कुछ उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। और बेटा देखो, पहले ऐसा होता था कि क्लरिकल के पेपर में क्रिटिकल रीजनिंग तो बहुत कम पूछी जाती थी, मैंने ऐसा भी समय देखा है नहीं पूछी जाती थी, है ना। मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, 14 मतलब 11 से ये 14 आ गया, तो 11 में भी मैंने पढ़ाया है, तो 14 साल हो गए। एक समय ऐसा भी था जब क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती थी। पिछले कुछ सालों से क्रिटिकल रीजनिंग क्लरिकल के पेपर में आने लगी है ना। और एग्जाम का क्योंकि आपका लेवल ज्यादा है, तो क्रिटिकल रीजनिंग आपकी डायरेक्ट सॉल्व होती है, बाकी चीजें टाइम लेती है। इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, मेंस निकालना है तो अभी से इसको पढ़िए, आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि क्या होगा एग्जाम में जाकर, आपने कोई क्वेश्चन उठाया, आपको लगा यार टाइम लग रहा है, मेंस की बात कर रहा हूँ, आप फिर भागे, आपने दूसरा उठाया उसमें भी टाइम लगेगा, फिर भागे, और छोड़ो कि 5 7 10 मिनट आपने इसमें खराब कर ली। इसलिए ज्यादा अच्छा है क्रिटिकल रीजनिंग का कमांड बना लीजिए। अगर 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे सही होंगे क्या, मुश्किल है, लेकिन 8 में से 5 भी सही हो गए, 6 भी सही हो गए, तो चीजें आपके फेवर में हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये 8 क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल जाता है। अब इस कॉन्फिडेंस बूस्टर के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट जाके बिना प्रिपरेशन के वहीं एग्जाम में हाथ पैर मार रहे हैं और ठीक भी कर दिए, तो फिर जो पेपर निकल सकता था वो रुक जाएगा। इसलिए इस पर काम करिए, मशीन इनपुट आउटपुट अभी से सॉल्व करिए। आगे क्या, इंग्लिश। बीइंग अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैं हमेशा से सबसे ज्यादा भरोसा इंग्लिश पे करता हूँ। मतलब मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा विश्वास जो है वो इंग्लिश के साथ है ना। क्यों, एकमात्र पेपर जो पूरी श्योरिटी के साथ ऑन टाइम सॉल्व होता है या टाइम बचा देता है वो इंग्लिश। भाई मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अगर कहीं अटके ना तो अटक के रह जाओगे, इसमें अटकने जैसी कोई बात है नहीं। कहां पर आपको राम के राइट में सेकंड श्याम बैठाना है जो नहीं बैठा, आपने चीज पढ़ी, आपको समझ में, आपने टिक लगाया, इस पे काम करो। जितना ज्यादा काम इंग्लिश पे कर पाओगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, पर क्या बिना इंग्लिश के पेपर निकलेगा, तो मध्य प्रदेश से तो मुश्किल हो जाएगा। 70 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग है, और ये मत सोचना कि लास्ट ईयर का कट ऑफ 67 था, इससे पहले एक साल कट ऑफ 85 भी था, एक साल कट ऑफ 85 भी था। तो तुम ये लास्ट ईयर वाला कट ऑफ देखकर अगर कूद रहे हो कि 67 है मैथ्स रीजनिंग में ले आएंगे, तो हो सकता है पेपर आसान आ जाए और फिर कट ऑफ अगर बेटा 70 भी क्रॉस कर गया तो तुम तो वैसे बाहर हो।
इसलिए इंग्लिश में कुछ नंबर तो लाने पड़ेंगे, है ना। सीट्स ज्यादा हैं। अभी ना एक लड़के ने मेरे से ऐसी बात पूछ ली, बोले सर कट ऑफ कितना जाएगा। मैंने आंखें बंद करी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह, मैंने देख लिया कट ऑफ कितना जाएगा। वो बोल रहा क्या कर रहे हैं, मैंने कहा देख रहा हूँ भविष्य देख रहा हूँ भाई, कट ऑफ कितना जाएगा। बोले सर क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा जब तक पेपर नहीं होगा उससे पहले मैं तेरे को कट ऑफ कैसे बता दूंगी, कट ऑफ कितना जाएगा। बोले मैं सेलेक्ट होऊंगा, क्या तरीका है वो जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊं। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने करा था। एक ही रास्ता है। उसने पूछा क्या, मैंने कहा मेहनत कर, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर तो काम बन जाएगा। तो अगर आप भी अभी से इन बातों में पड़ गए हैं ना क्या कि कट ऑफ कितना जाएगा, बेटा पेपर से पहले कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब पेपर होगा उसी के साथ कट ऑफ प्रेडिक्ट होंगे, है ना। और अभी से अगर आपको कोई कह रहा है कि ये कट ऑफ होगा, ये कट ऑफ हो सकता है, तो मेरा मानना है अभी इन चक्करों में मत पड़िए। एक लंबी बात है, एग्जाम होगा, पेपर आएंगे, पेपर अगर बहुत आसान आया तो कट ऑफ वरी भी कर सकता है, क्योंकि जो लड़ाई है ना वो एक एक दो दो नंबर की रह जाती है अंत में, है ना। एक एक दो दो नंबर के रह जाते हैं, इसलिए अभी कोशिश करें मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाए। इंग्लिश स्पेसिफिक बात करूं तो दो ही हिस्से हैं, कॉम्प्रिहेंशन एक ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको चीजें पढ़ के समझ में आती हैं तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ग्रामर की भी बात करें तो हमारी ग्रामर आजकल टुवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन चलने लग गई है। तो ये कैसे एरर पूछता है, स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, कॉन्टेक्चुअल एरर, कुछ भी हो सकती है उसमें, सब निकाल दो। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करिए, जितना ज्यादा हो पाए कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करिए और पैरेलली ग्रामर पढ़ते रहिए। ग्रामर के साथ एक बात अच्छी है कि अगर आपने ग्रामर बहुत अच्छे से कर ली ना तो वो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कट ऑफ वाली, वो तो दूर हो जाएगी। 10 12 15 नंबर अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करके अच्छी प्रैक्टिस करके ले आए तो कट ऑफ वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी, अगर आप उधर मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा कर कर आ जाते हैं। ठीक है, तो बचे हुए टाइम में इंग्लिश को अकॉर्डिंगली फॉलो करें, कोशिश करें 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ पाए और बाकी टाइम में ग्रामर पढ़ के, देखो ग्रामर पढ़ के मत छोड़ना, ग्रामर को सॉल्व जरूर करना। मैं ग्रामर का, मैं इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सोर्स बता रहा हूँ आपको पढ़ने का। अक्सर हमारे सामने ये समस्या रहती है ना, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर उठाओ, कोई भी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। अगर एक अच्छा न्यूज़पेपर उठाएंगे, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें गलती की संभावना नहीं रहती है, बहुत कम होती है, उसमें गलतियां नहीं होती है, बहुत कम होती है। आपको क्या पढ़ना है, आपको प्रोनाउन पढ़ना है ना, तो एक आर्टिकल उठाओ, उसके अंदर जितने भी प्रोनाउन है अंडरलाइन कर दो। आपको एडवर्ब पढ़ना है, एक पेपर उठाओ, पेपर का एक आर्टिकल पकड़ो, उसका एडवर्ब को अंडरलाइन कर दो। तो ये जो आप रटते रहते हो ना, वो आपका बंद हो जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब क्यों है। आप बार बार पढ़ते रहते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की विशेषता बताए, वो एडवर्ब है। कहाँ जरूरत है, एडजेक्टिव पढ़ना है ना, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना सीखो, और उसके बाद जब आप उसको ध्यान से लिखोगे तो कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक होने लगेगा और ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिकल तरीके से आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, सब ठीक होने लगेंगे। वरना क्या होगा, आप वही अपनी कॉपी उठाई, आपने आपने उसको पढ़ा, वही आपके पास 50 100 200 500 1000 प्रश्न का स्टॉक है, आपने उसी को लगा लिया। एग्जाम में सेम आएगा क्या, नहीं। अखबार में रोज नया आता है, उस पर काम करिए, सही होने लगेगा, है ना। आप ऑटोमेटिकली, अगर 10 में से अभी रहता है ना, 10 में से 5 सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इंग्लिश में मेरे 10 में से 6 सही तो हो रहे हैं, पर मुझे नहीं पता वो कौन से 6 होंगे। मैं अपने 10 लगाऊंगा और उस 10 में से कौन से 6 हो जाएं, और किसी दिन ऐसा होता है कि 6 सही हो गए, किसी दिन ऐसा होता है 2 ही सही हुए। तो इसको सही करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा मेहनत का काम है, 2-4 दिन करिए, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, खुद से मन होगा करने का, है ना। अंडरलाइन करना चालू करिए चीजों को और फिर उस पर काम करिए, ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद जाके वो जो ग्रामर के अपने रूल्स है ना उनसे कनेक्ट करिए, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ यार चीजें सही हो रही है। ये हो गई हमारी सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बातें।